प्रवीण जी नहीं है लगता। अच्छा, अमित जी चले गए। नमस्कार। नहीं प्रवीण जी आ रहे हैं। कार्यक्रम शुरू हो गया, लेकिन प्रवीण जी का नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। कल मैं शुरू कर देता हूँ। आ रहे हैं प्रवीण जी, आ रहे हैं सर। जी प्रवीण जी आ गए क्या? विनोद सर नमस्कार। हम लोग लाइव हैं। जी आ गए हैं, लेकिन मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है। चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। आप वही तो मैं पूछ रहा था। नहीं, हम लोग लाइव हैं, शुरू हो जाइए। नमस्कार, मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत ये है, खेद है कि मैं आप लोगों से पहले इंट्रोडक्शन नहीं ले पाया था। और मैं विनोद मिश्रा हूँ और आप ही के इलाके से हूँ, आप ही के मिथिलांचल से हूँ। मैं अपने बुजुर्ग एक लोगों को भी देखता हूँ। हरिशंकर जी हमारे साथ हैं, अशोक कुमार जी हैं, अरविंद जी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जोड़ने के लिए। बिहार स्वाभिमान आंदोलन का ये सिलसिला हम लोग पिछले जी मैं हैं और हम लोगों का सिर्फ मकसद यही है कि हम लोग अपने बुजुर्गों को जाने, हम लोग अपने इलाके को जाने, हम लोग उस जगह को जाने जहाँ की एक अपना अतीत रहा है, जहाँ का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। बिहार में ये सारी चीजें अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। पलायन का जो सिलसिला चला बिहार में, तो अब बिहार से जो बाहर के लोग हमारे आए और उसके बाद जो नई जनरेशन भी आई, उन्होंने तो अपने गांव, अपने इलाके, अपने शहर, उन लोगों को भी भुला दिया, उन संस्कृति को भी भुला दिया। तो इसमें ये जो पहल है बिहार स्वाभिमान आंदोलन का, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक पहल है। जिस पहल में उसने कम से कम एक बात तो अपने नई जनरेशन को सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे लाया कि हमारा जो अतीत है, जैसे मधेपुरा का कल का क्या था और आज क्या है और एक बेहतर कल क्या हो सकता है। मैं पहले हरिशंकर जी के पास जाता हूँ। आपका सादर नमस्कार, प्रणाम आपको हरिशंकर जी। और आप जुड़े हम लोगों से, ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मधेपुरा का पिछले जितना दिन का अनुभव आपको है, कितने दिनों के मधेपुरा के बनते हुए, बिगड़ते हुए और मधेपुरा को एक ऊंचाई पर पहुंचते हुए आपने कैसे महसूस किया है, हरिशंकर जी? जी हाँ, मैं हरिशंकर श्रीवास्तव सलभ आप सबों का सादर अभिवादन करता हूं। और आपने इस चैनल के द्वारा जो आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, इससे और इसमें आपने हमें भी मौका दिया है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। और इस बहाने मधेपुरा के इतिहास को, जो प्राचीन इतिहास है, तब से लेकर अब तक इसको जानने, समझने और इसको पुनर्जागृत करने का एक हमें भी मौका मिला है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मधेपुरा का इतिहास वैसे भी कोई इतिहास लिखित नहीं है, लेकिन नहीं और लिखित रहने पर भी प्राचीन यह धार्मिक ग्रंथ रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण, महाभारत आदि ने मधेपुरा और पुराणों में भी मधेपुरा का इस प्रकार कोसी के साथ जुड़ाव है। मधेपुरा का वर्णन इसी प्रकार से समझ में आ जाता है। 7,500 वर्ष पहले राम का युग, राम के और कृष्ण की दूरी 2,500 वर्ष है। कृष्ण और बुद्ध की दूरी भी 2,500 वर्ष है। बुद्ध और गांधी की दूरी भी 2,500 वर्ष है। इस 2,500 वर्ष के अंतराल को हम युगाब्द के रूप में चिन्हित करते हैं। और इस हर युगाब्द में मधेपुरा कोसी के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ कोसी का जिक्र आता है तो स्वतः मधेपुरा की धरती आंखों के सामने नृत्यशील हो जाती है कोसी के साथ ही, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भी कोसी का जिक्र है।
12 पुराण में भी कोसी का जिक्र है। और प्राचीन मधेपुरा की पहचान राम काल में इसकी पहचान ऋष्य श्रृंग आश्रम के नाम से हुई है। ऋष्य श्रृंग यही सिंहेश्वर स्थान में उनका जन्म हुआ और सिंहेश्वर में जो शिवलिंग है उसको उन्होंने पुनर्जागृत किया था। उन्होंने सिंहेश्वर स्थान में भी 12 वर्षीय यज्ञ किया था जिसमें राम की तीनों माताएं आई थी और उन्होंने अयोध्या जाकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया जिससे राजा दशरथ की 3 रानियों ने 4 यशस्वी बेटों को जन्म दिया। यह ऋष्य श्रृंग की धरती है और ऋष्य श्रृंग आश्रम के रूप में इसकी पहचान राम काल में हुई है। महाभारत काल में इसकी पहचान चंपारण तीर्थ के रूप में हुई है। अंग का राजा की राजधानी चंपा थी और चंपा का यह अरण्य भाग था, जंगली भाग था, इसीलिए इसे चंपारण्य कहा गया है। चंपारण्य तीर्थ के नाम पर सिंहेश्वर चिन्हित है। कहा गया है कि चंपारण्य तीर्थ में एक रात्रि विश्राम करने से कई हजारों गाय दान करने का पुण्य मिलता है। यह चंपारण्य तीर्थ था। और बुद्ध काल में तो यह महसी, तारास्थान, बनगांव को चिन्हित किया गया है आपन निगम के रूप में। वह आपन निगम जो है एक कॉरपोरेशन ऑफ मार्केट था। उस कॉरपोरेशन में मधेपुरा भी एक आपन के रूप में यानी बाजार के रूप में जाना जाता था। बुद्ध के बाद गांधी का युग आया। इस युग में सर जी मुझे 1845 ईस्वी में इसको अनुमंडल के रूप में नोटिफिकेशन किया गया और तब से मधेपुरा में शिक्षा की वैसी व्यवस्था नहीं थी। मुस्लिम का पीरियड में तो यहाँ कोई विकास का काम हुआ ही नहीं था, लेकिन अंग्रेज काल में 1845 में अनुमंडल बनने के साथ ही यहाँ अनेक विकास के कार्य होने लगे। शिक्षा में आप टाइम दीजिए, मैं जरा अपने दूसरे मेहमान को भी थोड़ा सा इस बार के बाद समझ लूं। मैं आपके पास आता हूँ, हमारे पास टाइम है अभी। आपने कमाल का और जो एक गौरवशाली परंपरा और एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो मधेपुरा का रखा। मैं भी उसी अंचल का हूँ, लेकिन मैं पहली बार जाना, मुझे बहुत आनंद आया। उस सिंहेश्वर स्थान की बात और उसकी ऐतिहासिकता की बात आपने जो रखी। श्रीवास्तव साहब, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा आपको। बहुत पुरानी चीजों को आपने हम लोगों के समझ में लाया है। लेकिन अशोक जी, जी परंपरा का ये मधेपुरा, हम लोग जब दरभंगा में पहुंचे थे तो मुझे याद है कि मधेपुरा जाने के लिए एक रेलवे में शायद जानकी एक्सप्रेस होती थी, जो सहरसा पूर्णिया कटिहार और उस तरह के लोग जाते थे। रात को शाम में वो गाड़ी हम पकड़ते थे हम लोग और सुबह में पहुंचते थे। आज सही बात। जाना जो है और जो ये इतना बड़ा जो पुल बना है, रेलवे और सड़क संपर्क जो जुड़ा है, मिथिलांचल बहुतों बाद जो है 70-75 साल बाद आप कह सकते हैं या इससे भी ज्यादा साल के बाद एक कनेक्ट हुआ। तो ये जो कनेक्शन हुआ है और मधेपुरा जो फिर से जुड़ाव मिथिलांचल में हुआ है, जो विभाजित हो गया था एक तरह से हुआ, कितना बदला है इस स्पीड से अशोक जी? ये अद्भुत माने विकास कहा जाए। जो हम लोग को याद है कि 82 तक, और इसको जानकी एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती थी सर, तो उसको कोसी बेल्ट कहा जाता था। कोसी बेल्ट मतलब कोसी के किनारे किनारे वो ट्रेन चलती थी। जब ललित बाबू आए तो उनका नाम जानकी एक्सप्रेस रखा, क्योंकि माता जानकी का मिथिला से जुड़ाव था, इसलिए जानकी एक्सप्रेस रखा गया। और वो निर्मली में जब खुलती थी ना, तो हम लोग को याद है कि सरायगढ़ में देखते थे कि धुआं निकल गया। तो अभी का कनेक्शन है कि अभी दरभंगा जाने के लिए मधेपुरा से माने रोड मार्ग 2 ठो बना हुआ है, जो सहरसा बलुआ होकर भी जाती है, जो और दूसरा है पहला, और दूसरा है आपको जो 4 लेन होकर जाती है। ट्रेन का भी सुविधा अद्भुत हो गया है। माने क्योंकि लॉकडाउन में बंद है,
तो लग रहा है कि बहुत पास आ गया है। तो लगता था कि ये 12 घंटा का जर्नी था दरभंगा को पहुंचने में, पर आज है कि 3-4 घंटे में हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। और उस समय यूनिवर्सिटी भी था दरभंगा, मधेपुरा, सब जगह, तो पढ़ाई लिखाई के लिए दरभंगा जाना ही पड़ता था। तो एक लगता था कि बहुत बड़ा काम है दरभंगा जाना, पर आज के डेट में उसको वो तो बहुत लगता है दूरी बहुत घट गई है। और निश्चित रूप से मिथिला का जो भाग भी रहा मधेपुरा, अब लगता है कि आज लग रहा है कि सही में मिथिला का वो नजदीकी हो गया और भाग है उसका। मैं अरविंद जी से ये जानता हूँ कि अरविंद जी लोग मैं भी दरभंगा से ही पढ़ा लिखा हूँ, तो जी काफी हम लोग मैं समझता हूँ कि लगभग 5-6 साल तो दरभंगा में जरूर व्यतीत किए होंगे। और मधेपुरा के लोग साथ ही हम लोग के साथ में थे, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मिथिला यूनिवर्सिटी का वो क्रेज होता था, सीएम कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज। लेकिन जो स्थिति थी उस समय में, जो स्टूडेंट आते थे और लोगों का जो लगता था कि किसी दूसरे राज्य से आए, और मिथिला की जो सांस्कृतिक गतिविधि, साहित्यिक गतिविधि अगर आप कहें तो दरभंगा मधुबनी से ज्यादा संपन्न मधेपुरा और सहरसा की थी। साहित्यिक में कवियों के रूप में आप देखें, साहित्य सृजन के रूप में देखें, तो ये पूरा पूर्णिया फारबिसगंज से लेके मधेपुरा, सहरसा तक का जो था वो एकदम कमाल का था। लगता था कि सबसे फर्टाइल इलाका वही इलाका है साहित्य के इस विधा में। आज के दौर में इतना डेवलपमेंट हुआ, पढ़ाई लिखाई में भी काफी बदलाव हुआ, लेकिन साहित्य का अता पता उधर से गायब हो गया। ये क्या परिवर्तन आया प्रवीण जी? जी स्वागत है। सबसे पहले तो देखिए, बेशक हमारा अतीत समृद्ध हो, मध्यकाल समृद्ध रहा हो मधेपुरा के संदर्भ में, और लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान जो हालात हैं वो बिल्कुल प्रतिकूल रहे हैं। मैंने शोध कार्य दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से 93 में अपना रिसर्च किया था, पीएचडी वहां से प्राप्त की थी, और उसी दौरान लेखन विधा से भी जुड़ा रहा। हालांकि मधेपुरा से तो 85 के दौर से ही हम लोग लघु पत्रिकाओं में लिखते थे, और उस समय चूंकि प्रिंट मीडिया का एक क्रेज था तो लोगों में, और पत्राचार का भी एक क्रेज था, तो काफी तारतम्य और संबंध थे। दरभंगा में बहुत सारे मित्र, नरेंद्र जी, अविनाश, इस तरह के बहुत गतिशील युवा पीढ़ी थे। और हमारे कोसी क्षेत्र में भी जो अतीत रहा है लेखन लेखनी का वो बहुत समृद्ध रहा है। आदरणीय सलभ जी भी हैं, सामने हैं, उनकी तो बहुत सारी पुस्तकें भी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। और यहाँ मधेपुरा में युगल किशोर शास्त्री जी हुए थे, एक तरह से फाउंडर थे, हिंदी साहित्य में उनका बहुमूल्य योगदान रहा था, और इस तरह से ये परंपरा यहाँ चलती रही है। अब एक ग्लोबल स्तर पर लेखन के प्रति जो भौतिकवादी समय अधिक हावी हो गया, बाजारवाद, जिसके तहत लोग लेखन को हाशिए पर धीरे धीरे धकेल रहे हैं। कुछ सच कहिए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही शेष बचा है, और प्रिंट में तो आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स हो कि कादम्बनी जैसी साहित्यिक पत्रिका हो, तो सभी बंद करना पड़ा। तो ये सब कई वजह है, और आज खास करके इंटरनेट और फेसबुक तो वही सच कहिए तो आम जन तक पहुंच पा रहा है। फेसबुक का जो है साइट, उसी पर साहित्य कर्म हो जाता है, मूल्यांकन, लड़ाई झगड़ा सब कुछ वही निष्पादित हो जाता है। तो यही हालात है, माहौल बाजारवाद की वजह से, उपभोक्तावाद की वजह से ये थोड़ा छीन हो गया है, और प्रिंट पत्रिकाओं का भी। जी हमारे लिए आज की चर्चा में जो हरिशंकर जी हैं, इतने बुजुर्ग हमारे जी 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 कि हम लोग शायद उन्हीं को सुनने के लिए ज्यादा बेताब। जी एकदम मेरे तरफ से भी समय दिया जी जाए। स्वागत है, जी स्वागत है। अगर वो हम लोगों के बीच में है और भी बता रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि हमारे साथी हैं, हमारे संस्कृति के धरोहर है, और जी जी हमारे पुरखा है, हमारे पूर्वज है जो हमारे सामने में
अभी भी इस तरह से हाँ ज्ञान और कुछ दिखा देने की बात करने के काबिल हैं, तो मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ। और शंकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ इसी बात से लेके कि हम लोग जिस समय में पढ़ते थे, इतना विकास नहीं था। मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सारे कोसी के लगता था कि जब बिहार का शोक जिसको बोला जाता था, वो वाकई में बिहार का शोक ही हर अंचल में दिखाई देता था। गरीबी थी वैसे ही थी, और अशिक्षा तो थी ही। क्या इतने दिनों में, अच्छा, लेकिन साहित्य के गतिविधि में बिहार में अगर कोई कोई इलाका अगर सबसे ज्यादा फर्टाइल था, तो वही इलाका होता। तो मधेपुरा की ऐसी क्या खासियत थी जो कुछ ऐसे विद्वानों को पैदा किया, और वही मधेपुरा की क्या ऐसी बदनीयती आई कि सबसे ज्यादा क्राइम जो है उन्हीं इलाकों में हुआ? इसके पीछे क्या कारण था? और शंकर जी, आपसे है मेरा। जी हाँ, मधेपुरा असल है कि शुरू से ही प्रयोग की धरती रही है। यहाँ बहुत से आरंभ से ही प्रयोग होता रहा है। आप देखिए कि 1847 में यह अनुमंडल बना। उस समय सिर्फ एक मिडिल स्कूल था, संपूर्ण मधेपुरा ही नहीं। एक ओर नेपाल का बॉर्डर, दूसरी ओर गंगा, और तीसरी ओर पूर्णिया का धर्मपुर परगना, और चौथी ओर मिथिला का ये मिथिला की तिलजुगा नदी। ये इतना बड़ा बृहद क्षेत्र, वहां सिर्फ एक मिडिल स्कूल ही कार्यरत था। और 1896 में एकमात्र हाई स्कूल मधेपुरा के तत्कालीन कलेक्टर थे अल्फ्रेड सीरीज, उन्हीं के नाम पर एक हाई स्कूल बना 1896 ईस्वी में, जो इतने बड़े भूभाग में एकमात्र शिक्षण संस्था रही। लेकिन आजादी के बाद 1950 के आसपास यहाँ शिक्षण का एक ऐसा दौर चला कि एक साथ लगभग 5 कॉलेज यहाँ खुलते गए, और पढ़ाई लिखाई का ऐसा बढ़िया माहौल था कि यहाँ के बुद्धिजीवी लोग, यहाँ के जमींदार लोग ने यहाँ सहायता करके इन कॉलेजों की स्थापना की, जिसमें टीपी कॉलेज, पार्वती कॉलेज, और ये कॉमर्स कॉलेज, मधेपुरा कॉलेज जैसे अनेक कॉलेज यहाँ खुलते गए। और लेकिन इतना होने के बाद भी यहाँ जो भी पदाधिकारी आए, उन लोगों ने भी इस ओर ध्यान दिया। यहाँ कोचिंग सेंटर की स्थापना हुई, जिसमें प्रत्येक वर्ष कितने डिप्टी कलेक्टर यहाँ से निकलेंगे, कितने अन्य पदाधिकारी का सृजन यहाँ से होता रहेगा, इसका भी लेखा जोखा मधेपुरा के पास है। बहुत कुछ रहा हुआ, लेकिन यह समय का, ये विधि का विधान है या यहाँ की दुर्गति है, जो इतना होने पर भी अब मधेपुरा की जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, वे प्रायः बंद प्राय है। उन शिक्षण संस्थाओं में न तो पढ़ाई होती है, और कहने को एक यहाँ यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो पढ़ाई की स्थिति है वह सबों को ज्ञात है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि मधेपुरा जो एक समय विकास की उच्च शिखर पर मधेपुरा था, अब धीरे धीरे इतना शिक्षण संस्थाएं होते हुए वो मधेपुरा की वह दशा नहीं रही। और सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन के नाम पर जो ट्रेन की जो सुविधा थी, वह भी सुविधा यह वायरस के समय में कम हो गई है। और मधेपुरा से मुरलीगंज आने में यहाँ इतनी परेशानी होती है कि यह 10 वर्षों से यह सड़क टूटी हुई है, लेकिन उस सड़क की मरम्मती के लिए किसी भी जननायक को, एमएलए एमपी को कोई परवाह नहीं है कि यहाँ मधेपुरा से मुरलीगंज तक का
सड़क का निर्माण वे कर सकें। कैसे यही होता? मैं कुछ दशा है। एक आवाज सेकंड विनोद भाई नहीं आ रही है। विनोद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसकी? मेरी आवाज? जी विनोद जी भाई हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसको दुरुस्त किया जाए। हेलो अशोक जी, आप मेरी आवाज सुन जी रहे जी, हैं? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अशोक जी, जी जी अभी जो शंकर जी ने वहाँ पे रोड और सड़क संपर्क की बात की है, मधेपुरा जी के इस शानदार जो विरासत है, विरासत के साथ साथ जो उसका इतिहास रहा है, जी जी अद्भुत रहा है, साहित्य से लेके सही। और एजुकेशन के दूसरे सेक्टर्स को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर में। मुझे याद है, मैं पिछले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में मैं मधेपुरा जाने का मुझे ऐसा अवसर मिला था। प्राइम मिनिस्टर का भी जी जो प्रोग्राम था उधर। हेलो, तो मुझे आवाज इधर नहीं आ रही है। जाने का जो अनुभव है, इतना कष्टप्रद था, पूरा सड़कें टूटी-फूटी पड़ी हुई थी। तो मैंने पूछा एक सज्जन से, वो पान की दुकान में खड़ा हुआ, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए, आपको आ रही है अशोक जी आवाज? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। खुद बीपी मंडल इधर नहीं, विनोद बाबू की आवाज नहीं आ रही है। और तमाम अच्छा। देश के जो टॉप लीडर में से कहा जा सकता है कि लालू यादव इलेक्शन लड़े थे, हाँ, उसमें शरद यादव जी इतने कई बार वहां से एमपी बने थे, पप्पू हम्म, जी एमपी बने, मतलब इतने टॉप लीडर सब वहाँ एमपी बने, लेकिन उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। तो मुझे वो पान वाले ने बड़ा सच्चाई से और बड़ा सादगियों से उन्होंने कहा कि देखिए, ईयरफोन लेते हैं ये कहीं से। इलेक्शन में सचमुच में सारे बड़े कद्दावर लीडर जो देश के समाजवादी थे, वो वहाँ से इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी पलट के इस क्षेत्र के विकास की तरफ नहीं देखा। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े बड़े लीडर यहाँ से निकले, लेकिन कभी किसी ने मुड़ के अपने समाज, अपने लोग, अपने क्षेत्र को नहीं देखा? इसके पीछे क्या है? इसका एक ही कारण है सर। पूरा मधेपुरा में दो NH है, 107 और 106। ये सौभाग्य है कि मधेपुरा जिला को दो NH मिला हुआ है, मगर दो NH का उम्र हो गया है 20 वर्ष से ऊपर। एक्चुअली जो यहाँ काम करने वाले जो लीडर है, जो स्थानीय है, उनका कुछ लगाव हो सकता है, क्योंकि बाहर से आकर के चुनाव लड़ने में वो बड़ा बड़ा बात बोल सकते हैं, मगर उसको अनुभव नहीं करते, क्योंकि उनको आना है बार बार नहीं। तो मुख्य रूप से ये रहा शरद यादव, लालू यादव में, और पप्पू यादव में जो रहा, तो क्योंकि जब काम स्टार्ट होता है तो जो माहौल, एक काम नहीं करने का जो माहौल था, वो पसर जाता था, जिसके कारण काम बाधित होता था। और कि जो MP है, अगर वो उस क्षेत्र का विकास के लिए तत्पर है और आगे बढ़ के नहीं होने देगा उनके लोग, तो कैसे काम होगा? ये सब भी बना रही है जो मधेपुरा को बहुत पीछे ले गया। बाद बाकी काम हो ही रहा है। अब जैसे अभी आए हैं, मान लिया स्थानीय है, दिनेश चंद्र यादव है, तो उसको देख रहे हैं कि बहुत तेजी से अपना क्षेत्र में पहल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उसको अपना, कि मेरा क्षेत्र है, कहीं पर से कंप्लेन आएगा इस तरह का रहा। क्योंकि मधेपुरा में 7 बार MLA MP रहे शरद यादव, और 2 बार लालू यादव जी रहे, जो एक बार तो छोड़ भी दिए। एक्चुअली ये लोग मधेपुरा से रिमोट का राजनीति किए। अगर इसका सफलता नहीं मिला तो इसका रिमोट का राजनीति किए, जो यहाँ कुछ लोग को, मतलब उसका कार्य करने के बाद जो मधेपुरा का समुचित विकास होना चाहिए, वो नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी खोले लालू जी, मधेपुरा से जीते, सहरसा तक बड़ी लाइन लाए, मगर मधेपुरा के लोग जब भी बड़ी लाइन पकड़ने गए, बड़ी लाइन ट्रेन को पकड़ने गए, तो कितना एक्सीडेंट हुआ, बहुत लोग उसमें मैंने रोड का शिकार भी बने। तो कहने का है कि कोई प्रॉपर या कोई क्या कहते हैं मैनेजमेंट जो होना चाहिए, वो नहीं हो सका, और उससे पिछड़ते चला गया। 90 के बाद, 90 से लेकर के आज तक पिछड़ते चला गया। अब कुछ काम उनको दिखाई पड़ रहा है, अब जो है कुछ काम दिखाई पड़ रहा है। जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आपका आ रही है आवाज, विनोद बाबू, अच्छा, नहीं आपकी अरविंद आवाज आ रही है। जी आ रही है मेरी और आवाज? अरविंद जी जी, जी, आंशिक है, थोड़ी कमी है। अच्छा अरविंद जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे दुखद बात तो ये कही अशोक जी अभी बता रहे थे
इतने सक्सेसिव वहाँ पे गवर्नमेंट का में सब पावरफुल लोग रहे। लालू जी अपने आप से 2-2 बार एमपी रहे, तो सेंट्रल में 10 साल जो सरकार चली थी यूपीए की, वो उनके समर्थन से ही सरकार चली। लेकिन इसके बाद भी वहाँ विकास नहीं हो पाया। शरद जी 6-6, 7-7 बार एमपी रहे, और शरद जी हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट हो में भी कद्दावर मिनिस्टर के रूप में रहे। तो एक जातिगत जो एक आधार इन लोगों का रहा, और एक दम रहा कि उनको लगा कि जाति के नाम पे अगर आप किसी को खड़ा कर देंगे तो जीत के लिए, इसलिए उन लोगों के विकास के लिए इतना कंपल्सन नहीं रहा, एक दबाव नहीं रहा। लेकिन सबसे त्रासदी ये रही कि जब मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा पलायन एक्सप्रेस पहली बार मैंने उसी इलाके से देखा, रास्ता में चलते हुए, और उसको सारे लोग जो हमारे मजदूर भाई आते हैं, प्रवासी जो हमारे बिहार के लोग जाते हैं, और उसको पलायन एक्सप्रेस नाम दिया था, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि बिहार से पलायन का एक ऐसा ये बना थी, इसको हम लोगों ने एक स्टिग्मा कहने के बजाय हमने उसको एक तरह से गौरव बना दिया और पलायन एक्सप्रेस बना दिया। तो ये सबसे ज्यादा पलायन का जो इलाका है, जो पिछले कई वर्षों बरस से, पिछले 25-30 साल से आप देखें, तो इस कोसी के पूरे इलाके में 50% तो परमानेंट कहते लगेंगे, और कम से कम 20% तो सीजनल होंगे जो खेती बाड़ी के बाद चले जाते हैं। इतने जो श्रमिक हैं, हमारे श्रम है, वो लोग पलायन कर जाते हैं। ये स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, इसका क्या कारण? देखिए सर, ये हमारी विडंबना ये रही कि स्वाधीनता के पश्चात कोई ठोस नीति अख्तियार नहीं किया गया इस क्षेत्र के विकास के लिए। बाढ़ को बहाना बनाया गया, लूट खसोट का एक माध्यम बनाया गया। बाढ़ के नाम पर सच्चाई यही है, और उसके आवरण के अंदर एक भी, आज कहेंगे कोसी इलाके में ईमानदारी से मोमबत्ती तक की फैक्ट्री नहीं है ढंग से, और एक भी उद्योग तो छोड़ दीजिए, जो यहाँ के मूल उपज है उसका भी कोई, उसका रिसाइकलिंग टाइप का या कुछ नयापन देके हम मखान जैसे आप देख रहे हैं, उसका भी ढंग से हम ये नहीं कर पा रहे हैं। मकई का, यहाँ से मकई सप्लाई होके कोलकाता जाएगा, वहां से फीड बन के यहाँ बिकने आएगा। तो इस इलाके में उद्योग धंधे का न होना ये बहुत बड़ी समस्या है या कारण है पलायन का। जितनी आबादी यहाँ बसी खेती और कृषकों की, वो तो मान लीजिए अपना फसल रोप कर वो शेष समय क्या करेंगे? बेहतर मजदूरी की तलाश में वो पलायन करते हैं। कोई उद्योग धंधा न होने से, न कोई सरकार की तरफ से ठोस योजना होने से वो अन्यत्र जाने को विवश हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि एक चारागाह के तौर पर इस क्षेत्र को इस्तेमाल किया राजनीतिज्ञों ने, वो जात के नाम पर हो या और जो भी कारण रहा हो, सबका सेंटर धुरी बनते गया कि चलो कहीं से जीते न जीते हम यहां से जीत जाएंगे, और ये आपसी संघर्ष में ही उलझे रहे, अपना मैनेजमेंट करते रहे, चुनावी गणित को समृद्ध करते रहे। और यहाँ जिनका नाम आपने लिया कि बहुत बड़े राजनीतिक शख्सियत थे, ठीक है, वो राष्ट्रीय स्तर पर वो उसके संयोजक रहे हो, लेकिन हमको कोई ठोस रिजल्ट यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। और ये सब तो तुष्टीकरण का है कि हम यूनिवर्सिटी दे दिए। अरे तुम्हारे डिग्री का क्या वैल्यू है? कौन सी पढ़ाई तुम पढ़ाते हो? इससे क्या उत्पादन होगा? ये ग्लोबल स्टेज पर यहाँ के छात्र क्या करेंगे? कंपटीशन हमारा न्यूयॉर्क से न होगा कि न हम छोटे से गांव से तुलना करेंगे। तो हमारा जो कंटेस्ट है वो जेएनयू के छात्र से होगा, या और जो बड़े विश्वविद्यालय हैं वहां से, बौद्धिक तौर पर वहां से हमारा कंटेस्ट हो। में खड़ा ही नहीं किया हमने, उसके पैरेलल में जी हमने उसके स्टूडेंट अपने पीढ़ी को खड़ा ही नहीं किया। मैं हरिशंकर जी से एक सवाल मेरा है कि हरिशंकर जी, आपने इतने दौर देखा है बिहार के
बदलते हुए सियासत को देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, और पिछले 30 साल से आप ये जो सामाजिक न्याय की जो सरकार के नाम पे इन समाजवादियों की सरकार भी देखा है। 15 साल से तो नीतीश जी और बीजेपी की ही सरकार चलती रही है। उससे पहले लालू जी की ही सरकार चलती रही थी, उससे पहले ये कांग्रेस की सरकार थी। आपने लगभग इन सारे सरकारों को बहुत करीब से देखा है, उनकी चीजों को देखा है। क्या आज भी सिर्फ जातिगत जो एक प्राइड जिसको आप कह सकते हैं कि इलाके में जो लोगों को मिला हो तो मिला हो, लेकिन सत्ता और व्यवस्था से क्या विकास की कोई ऐसी चीजें मिली जिसको लेके लोग कह सकते हैं कि बिहार के ये जो डेवलपमेंट में मधेपुरा भी उसके साथ में है? एकदम नहीं, एकदम नहीं। यहाँ सिर्फ जातिवाद ही आधार रहा है और जातिवाद के नाम पर ही मध्य प्रदेश से आया हुआ शरद यादव यहाँ कई बार एमपी बनकर चला गया, सिर्फ जातिवाद के आधार पर। और आज भी उनकी विरासत जो है वह जातिवाद के नाम पर ही लहरा रही है। यहाँ जातिवाद ने मधेपुरा को बहुत पीछे छोड़ा है। आपको याद होगा कि जयप्रकाश आंदोलन के बाद में यहाँ एक बड़ा जातीय दंगा हुआ था और जातीय दंगा में मधेपुरा से ब्राह्मणों का उच्छेद हो गया। मधेपुरा में जितने ब्राह्मण थे सब पलायन कर गए। तो यहाँ पर जातीयवाद का परचम इतना अधिक लहरा रहा है और लहराता रहेगा कि मधेपुरा को यह अवनति की ओर यही ले जाने का मुख्य कारण रहा है। तो क्या अशोक जी अभी भी जो स्थिति है, नई पीढ़ियों में जो चेतना जगी है, मैं पिछले 2019 के ही इलेक्शन में मैं अगर मेरा पर्सनल अनुभव है कि जो पुरानी पीढ़ी है और नई पीढ़ी में एक बदलाव तो आ रहा है। बदलाव इस तरह से आ रहा है कि उसको ग्राउंड रियलिटी पता है। जब नई पीढ़ी को आज फेस करना पड़ता है, एक नौकरी चाकरी करने के लिए शहर निकलना पड़ता है, उसको पलायन करना पड़ता है, तो वो हकीकत को समझता है कि सियासत ने उसको ठगा है। तो अगर ये सियासत ने जिस तरह से मधेपुरा को ठगा है, क्या अब लगता है कि नई जनरेशन में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ नई चेंजिंग के लिए उन लोगों में एक आकुलता है, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, ये क्योंकि मधेपुरा का 39 साल हो रहा है जिला बनते हुए। 81 में बना था जिला और अभी 11 प्रखंड और 2 अनुमंडल का ही जिला है। यहाँ आज भी 18 करीब 29 किलोमीटर का रेल लाइन, आज भी 29 किलो, मतलब अब कहा जाए तो मठाई से लेकर के अब तो मधेपुरा से जुड़े हुए भी है, आप मधेपुरा आए भी है, तो मुरलीगंज से थोड़ा सा आगे तक मधेपुरा जिला का भाग है। तो वो डेवलपमेंट तो लोग अब देख रहा है कि सियासत ने कितना ठगा है और कुछ मिला भी नहीं। उदारीकरण का नीति हो तो मान लीजिए जो शहरीकरण हो और ग्रामीण, क्योंकि मधेपुरा कम से कम 95% या 98% कहिए कि ये ग्रामीण क्षेत्र और वहाँ पढ़ाई के नाम पर जीरो है। तो वहाँ न शिक्षा है न स्वास्थ्य है, तो पलायन करेगा ही, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतना दयनीय है कि फसल से खाना किसान कर लेगा, मगर शादी ब्याह का बात होगा तो उसको कर्जा लेना पड़ेगा, वो चिंता का विषय है। बच्चों को पढ़ाई करना है तो वो चिंता का विषय। ये माहौल आज तक भी बना हुआ है। अब है कि कुछ स्किल्ड है फलना, ये सब जो आया है तो कुछ चेंज किया है, जैसे अभी सोशल मीडिया है, ये सब के चलते लोग को लग रहा है कि नहीं और सब जगह क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो वो नया जनरेशन में बहुत चेंज हुआ है और उन लोग को लग रहा है कि नहीं, उन लोग का भागीदारी भी है। जो आज की डेट में जो IT सेक्टर है वो तो खास करके मधेपुरा में जहाँ भी बाजार है वहाँ के लोग कम से कम संपन्नता तो अपना 2 वक्त का रोटी रोजगार है उसको मिल रहा है, और बाद बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र का है उसको पलायन है। तो सियासत बहुत अभी तक हद तक थकने का ही काम किया है। अब आगे आने वाला को तो कुछ कहा नहीं जा सकता कैसा क्या रहेगा माहौल, मगर मधेपुरा निश्चित रूप से ठगा है। अर्जुन जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो
वाजपेयी जी का एक बड़ा सा एक कंट्रीब्यूशन कहना चाहिए कि ये जो दोनों पुल कोसी सेतु का जो महासेतु बना, उसके बाद एक तो ये संभावना दिखी कि इससे मधेपुरा और ये पूरा जो कोसी की बेल्ट था वो एक कनेक्ट हो गया पूरे देश को कह सकते हैं। क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ अर्जुन रही जी है आप मेरी जी आवाज नमस्ते। सुन जी रहे हैं? अर्जुन जी आप मेरी आवाज हाँ सुन रहे जा हैं? रही है, जा रही, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जी मैं जी कहना चाह रहा था कि रोड कनेक्टिविटी ने जो एनएच की कनेक्टिविटी बढ़ी और महासेतु के दोनों रेलवे और सड़क संपर्क जुड़ने से पूरे मधेपुरा का जो इलाका बाढ़ के समय में एकदम से डिस्कनेक्ट हुआ पड़ा था, कोसी के ये सारे इलाके अब कम से कम नेशनल मेन स्ट्रीम में आ गए। अब मेन स्ट्रीम में आने से क्या यहाँ जो उद्यमशीलता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, क्या चलिए पुराने लोगों में तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकती थी, क्या नई पीढ़ियों में ये चेतना नहीं जगी है कि यहाँ पे मछली का उद्योग बड़ा हो सकता है, या फिर जो मखाना है मिथिलांचल का वो मखाना का उद्योग हो सकता है, या सब्जियों के मामले में इतनी फर्टाइल भूमि है उधर की, इन सब लेके और सड़क है उनके पास, यातायात के भी अब अच्छी व्यवस्था हो सकती है। तो क्या इस तरह के लिए कोई ऐसा लोगों में बनी नहीं है, या लोगों में सिर्फ नौकरी छोड़ के बाकी कोई आकर्षण नहीं है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन के नाम पर आप सिर्फ 4 लेन वो देख रहे हैं जो सिमराही से भपटियाही होके दरभंगा जाती है, वो नजर आ रहा है। वहां तक पहुंचने में क्या मशक्कत है, आप एक छोटे से उदाहरण को देखें। 20 किलोमीटर सहरसा आज करीब 5 वर्षों से वो इस कदर जर्जर है, वो सड़क 107 एनएच 107 कि एक बार जाने के बाद आप मन 1-2 दिन पस्त रहेंगे, आपकी हालत उपस्त रहेगी। और इसी तरह के जो ब्रांच रोड हैं या 106 मधेपुरा जिला में मुख्य सड़कें जो है एनएच 106 या एनएच 107। एनएच 106 जो बीरपुर से लेके नौगछिया इधर जाती है उदा किशनगंज होके, एक वो अभी तक जर्जर है। और ये एनएच लगता है कि हरशंकर जी मेरा अर्जुन से ये टूट गया है संपर्क। मैं सही बात, आपके सही पास बात। आना चाहूंगा श्रीमान हरशंकर जी कि आपने जो दौर देखा है मधेपुरा का, वो जो स्वर्णिम इतिहास देखा, काल देखा है आज के मधेपुरा को, आपको कैसा लगा कि जो एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही इधर के तरफ में हो या ना हो, लेकिन जितना पीड़ित कोसी के समय में मधेपुरा का और ये सारा इलाका होता था, अब भी लोगों में एक जज्बा और जोश, आप जैसे लोगों में, क्या इस तरह के जो नए जनरेशन में क्या ये संघर्ष करने का उसका मुद्दा नहीं रहा, जो आज डेवलपमेंट का इतनी चीजें विकास में चीजें सामने में दिख रही है, उस विकास को लेके वो आगे बढ़े? शंकर जी, जो आपके जनरेशन ने तो काफी संघर्ष किया है। असल है कि विकास को लेकर तो आगे बढ़ना है ही, बढ़ना चाहिए ही, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं है जो इन लोगों का मार्गदर्शन कर सके और सही अर्थ में विकास की ओर ले जाए। असल है कि यह कहने के लिए समाजवाद की धरती है, यह सिर्फ मिथ है। समाजवाद बहुआ धीरे धीरे आई, अभी तक समाजवाद यहाँ आया नहीं है। और चूंकि यह समाजवाद की धरती है नहीं, केवल इसका नाम है कि यह समाजवादी धरती है, तो आदमी पूहा पेश में है कि सही अर्थ में उसका विकास हुआ नहीं, और हम चिल्ला रहे हैं कि यह बहुत विकसित जगह है, यह विकास हो चुका है। ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, ऐसी कुछ बात है नहीं। लेकिन यह हम बहुत आशावादी हैं। एक समय आएगा जब मधेपुरा में चेतना आएगी, लोग जागेंगे, लोगों को जब अपनी परिस्थिति का भान होगा, जब लोग जागेंगे तो मधेपुरा का विकास होगा ही। अभी देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि जितनी भी गाड़ी आती है, दिल्ली से गाड़ी आई, पटना से गाड़ी आई, वह सहरसा में ही रुक गई।
क्या वह 12 या 20 किलोमीटर मधेपुरा नहीं आ सकती है? हर ट्रेन सहरसा से ही खुलती है, मधेपुरा से एक भी ट्रेन नहीं खुलती है। पटना जाने के लिए सिर्फ एक गाड़ी है, तो ऐसे में क्या विकास होगा? कम्युनिकेशन है नहीं तो विकास क्या होगा? जब ऐसा रहे तब विकास होगा, लेकिन एक समय आएगा जबकि मधेपुरा वाले जगेंगे, और जगेंगे तो विकास को छीन कर लाएंगे, समाजवाद को छीन कर लाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हरशंकर जी। हम लोगों के पास अब टाइम कम है और 10 जी मिनट से जी बस ज्यादा होते हैं। मुझे अफसोस है कि मैं बहुत बाद में आपसे जुड़ा, और मुझे बड़ा आनंद आया कि आप जैसे लोगों से मुझे रूबरू होने का मौका मिला, और हरशंकर जी आपसे सीधे साक्षात करने का मौका मिला। ये मेरे लिए गौरव की बात है। और जैसा आपने कहा कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, पालकी से आई, हाथी से आई, घोड़े से आई, और ये नहीं आई। और वाकई में सच है, जिसको हमने भी करीब से देखा है। स्वयं बीपी मंडल इसी इलाके से हैं, जो समाजवाद के सबसे बड़े सिरमौर बने हुए थे, कई बार एमपी रहे हुए थे। लालू जी की राजनीति की कैरियर का आप कह सकते हैं कि शुरुआत इसी मधेपुरा से है। शरद जी ने मधेपुरा से काफी लिया, लेकिन मधेपुरा को कुछ नहीं दिया। और ये मधेपुरा आज भी इस समाजवाद को लेकर छकाशाही है। उम्मीद करते हैं, जैसा कि हरशंकर जी कह रहे हैं, कि एक दौर आएगा जब लोगों को ये एहसास होगा कि अब तक जो सियासत के नाम पे हुआ है तो वो ठगा गया है, और विकास की रफ्तार में तो सीधे सीधे लोगों के साथ जुड़ेंगे, मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ेंगे। आप सब लोगों का नमस्कार, आने के लिए बहुत जी बहुत धन्यवाद। जी